एक पुराना घर, 2 मंजिला इमारत। 4 लड़कियां वहां रहने आई थीं, लेकिन पहले ही दिन से कुछ सामान्य नहीं था। फ्लैट में थी एक अजीब सी ठंडक, और जैसे ही सूरज ढलता घर के कोनों से उठती थी एक रहस्यमयी दुर्गंध। मकान मालिक से बार बार शिकायत की गई, पर उसने कभी आना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर एक रात एक भयानक चीख ने उन लड़कियों को जगा दिया। उठकर देखा तो उनमें से एक लड़की गायब थी। कहाँ गई वो लड़की? क्या वो चीख उस लड़की की थी, या कोई और था जो उस चीख के जरिए उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास दिला रहा था? नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी 4 लड़कियों की है जो अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पुणे आई, और इन चारों की मुलाकात पहली बार उसी फ्लैट में हुई जहाँ पर ये शिफ्ट हुई। कैसे इस फ्लैट ने ना ही इन चारों के सपनों को चूर चूर कर दिया, बल्कि इनकी जान पे बनाई। जानने के लिए कहानी को अंत तक देखिए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब पैरानॉर्मल पिरामिड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहाँ भी अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। आप हमसे वहाँ भी जुड़ें और हमें वहाँ भी फॉलो करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब चलते हैं कहानी में आगे। 4 लड़कियाँ रिया, श्वेता, तनु और जूही अपनी पढ़ाई और जॉब के सिलसिले में पुणे के एक सस्ते और पुराने फ्लैट में शिफ्ट होती हैं। ये चारों लड़कियां बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थीं और इन्हें एक सस्ता फ्लैट चाहिए था। श्वेता और तनु सेम जगह से थी और ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी। इन्होंने ऑनलाइन ये फ्लैट ढूंढा था। जूही को फ्लैट चेंज करना था, तो उसे इस फ्लैट के बारे में एक डीलर से पता चला। वो पुणे से कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रही थी, और रिया को उसके एक फ्रेंड ने बताया इस फ्लैट के बारे में, क्योंकि उसी का भाई वो डीलर था जो ये प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहा था। रिया पुणे में जॉब सर्च करने के लिए आई थी। ये एक 2 मंजिला बिल्डिंग थी और उन चारों को सेम इंफॉर्मेशन मिली थी कि फ्लैट में मरम्मत हो रही है। पहले यहाँ मकान मालिक अपनी फैमिली के साथ रहता था, पर 4 साल पहले मकान मालिक अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गया। तब से ये घर ऐसे ही पड़ा है। ओनर फाइनेंशियली बहुत स्टेबल था, तो उसने सोचा नहीं प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के बारे में, पर खाली पड़े पड़े प्रॉपर्टी की हालत खराब हो रही थी, इसलिए उसने ये प्रॉपर्टी किराए पे देने का फैसला किया। डीलर ने लड़कियों को ये भी बताया कि सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर की मरम्मत कंप्लीट होगी और वो इसे रेंट आउट करेंगे, फिर ऊपर वाले फ्लोर पर काम होगा, फिर बाद में वो भी रेंट आउट हो जाएगा। अभी ऊपर की मंजिल पर कोई नहीं रहता था। लड़कियों ने अपने प्लान समय पर आकर घर देखा। घर अच्छा बना हुआ था, 2 BHK था, और इनको बताया गया था कि 10 मई तक ये मरम्मत कंप्लीट हो जाएगी और वो 11 को शिफ्ट कर सकती हैं। और ये बात है सन 2012 की। फ्लैट का रेंट 8,000 रुपए था, तो सबके हिस्से में 2-2 हजार रुपए आ रहा था, जो उनके लिए एफोर्डेबल भी था। अभी तक श्वेता और तनु के अलावा कोई एक दूसरे से मिला भी नहीं था, और ये लोग 11th को ही मिलने वाले थे डीलर के थ्रू। अब फाइनली 11th आती है और ये चारों लड़कियां उस फ्लैट को देखने के लिए आती हैं। डीलर इन लोगों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। रेंटेड वगैरह का सारा काम डीलर के थ्रू ही किया गया था। मकान मालिक के लोगों से जो भी डील होती है वो फ़ोन पर ही होती है। इन सब से 3 मंथ्स का एडवांस लिया गया था, जो इनकी फ्लैट के डील के अकॉर्डिंग था। श्वेता और तनु क्योंकि पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो वो लोग एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं रिया और तनु दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं। फ्लैट का माहौल शुरू से ही बहुत अजीब था। कमरों में लगातार अजीब सी ठंडक सी थी और रात में एक अजीब सी गंदी स्मेल आती थी। शुरुआत में इन्हें लगा कि आसपास कोई नाला या सीवरेज होगा, इसलिए स्मेल आती होगी। ये लोग इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी नहीं थे। 2-3 दिन में इन्हें रियलाइज हुआ कि ये स्मेल रोज बढ़ती ही जा रही है
और हफ्ते भर के अंदर हाल ये था कि वहां उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एक रात 8-9 बजे के करीब जब स्मेल बहुत बढ़ गई तो ये सब बाहर निकल गए और घर से बाहर आते ही इन सब ने रियलाइज किया कि स्मेल सिर्फ घर में आ रही है। बाहर का वातावरण बिल्कुल नॉर्मल था। इन्हें लगा कि घर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। अब श्वेता ने लैंडलॉर्ड को फोन करके सभी की तरफ से इस बात की शिकायत की। उसने कहा कि आप यहाँ आकर देखिए कि कितना बुरा हाल है इस जगह का, हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। लैंडलॉर्ड का रिस्पॉन्स बहुत ही अजीब था। उसने 4-5 सेकंड का पॉज लिया और कहा कि मैं सुबह ठीक करा दूंगा, तुम लोग फ्लैट की एक चाबी लड़के को हैंड ओवर कर देना, मैं कल काम कराने के लिए एक लड़का भेजूंगा। ये सुन के इन चारों को बहुत अजीब लगा कि ये अब भी लड़का भेजने की बात कर रहा है, खुद क्यों नहीं आता, एक बार देख तो ले कि इस प्रॉपर्टी का क्या हाल है। और इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इसे पहले से ही पता हो कि प्रॉब्लम है क्या इस फ्लैट के अंदर। खैर, जैसे तैसे करके इन चारों ने वो रात गुजारी और सुबह जब लैंडलॉर्ड का सर्वेंट आया तो उसको की हैंड ओवर करके ये लोग अपने अपने काम पर चले गए। इन चारों के पास अपनी अपनी कीज थी। सबसे पहले रिया घर वापस आई, करीब 5 बजे का टाइम होगा। जब वो दरवाजा खोल रही थी तो उसने देखा कि दरवाजे पे कुछ अजीब सा यंत्र लटक रहा है। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे पता था कि इन लोगों ने ऐसा कोई यंत्र इस दरवाजे पे नहीं लटकाया। उसे इग्नोर करते हुए उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद जब वो घर के अंदर एंटर हुई तो देखती है कि लॉबी पर जमीन पर कुछ अजीब से निशान हैं, जैसे किसी चीज को हाथ से पोंछा गया हो, रोली या खून, पर कुछ लाल लाल सा था वहां पर जो लगा हुआ था और ठीक से पोंछा नहीं था। वो खुद को उन निशानों से बचाते हुए वहां से सीधे अपने रूम में पहुंची और उसने जूही को फोन किया। जूही घर के रास्ते में ही थी। रिया ने उसे जल्दी घर आने को कहा। लगभग 10 मिनट के अंदर जूही घर आ गई। रिया उसे सब कुछ दिखा ही रही थी कि तनु और श्वेता भी घर आ गए और उन्हें बहुत गुस्सा आया ये निशान देखकर। श्वेता ने तुरंत मकान मालिक को फोन लगाया पर वो फोन उठा ही नहीं रहा था। अब ये लोग वहां पोछा लगाकर लॉबी की साफ सफाई करने लगे। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि पता नहीं इसने यहाँ पर क्या करवाया है क्या नहीं। टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा था और सूर्यास्त हो गया। पर इस बार सूर्यास्त के बाद वो स्मेल आना जो शुरू हो जाती थी वो नहीं आई। लगभग 8 बज चुके थे और कोई स्मेल नहीं आ रही थी। ये लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि पता नहीं मकान मालिक ने आखिर क्या किया, पर चलो कम से कम स्मेल आनी तो बंद हुई। तभी श्वेता का फोन बजता है और डिस्प्ले में लैंडलॉर्ड का नंबर था। जो गुस्सा इन्हें अभी तक मकान मालिक पे आ रहा था घर गंदा होने की वजह से, अब वो स्मेल ना आने की वजह से बिल्कुल शांत हो चुका था। श्वेता ने फोन पिक करके स्पीकर पर डाल दिया। उधर लैंडलॉर्ड का सबसे पहला सवाल था कि अब बदबू आना बंद हो गई। सभी खुशी खुशी उसे बता रहे थे कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। तभी रिया पूछती है कि क्या प्रॉब्लम थी सर, क्यों स्मेल आ रही थी। पर लैंडलॉर्ड इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और बात को टालते हुए कहता है कि ऊपर के फ्लोर का काम अभी चल रहा है, वहां की सीढ़ियां वगैरह ठीक नहीं है तो तुम लोग ऊपर मत जाना, और दरवाजे पर मैंने नजर बट्टू टंगवाया है उसे भी मत उतारना, अब कोई स्मेल नहीं आएगी। ये लोग कुछ पूछते कि उससे पहले ही वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इन सबको बहुत अजीब लगता है कि बड़ा सड़ा सा इंसान है, बात करने का मौका ही नहीं देता। उस पर यह भी नहीं बताया कि प्रॉब्लम थी क्या। तभी तनु बोलती है भाड़ में जाने दो, हमें क्या करना है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, और सब ठाके मार के हंसने लगते हैं। अब ये लोग डिनर विनर करके अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात में किसी के चलने की आहट से रिया की आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर पैर घिसट घिसट के कोई चल रहा है। वो जूही को जगाती है, जूही उठ, जूही उठ, सुन देख ऊपर कोई चल रहा है। आधी नींद में जूही उससे पूछती है क्या हुआ यार। रिया उसको बोलती है जूही सुन देख किसी के चलने की आवाज आ रही है ऊपर से। जूही ध्यान देती है और उसे भी ये आवाज साफ सुनाई देती है। ये दोनों तनु और श्वेता का डोर नॉक करते हैं और उन्हें लगातार आवाज लगा रहे होते हैं। आज की नींद में तनु दरवाजा खोलती है। रिया और जूही तनु को बताते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पर कोई है, किसी के चलने की आवाज आ रही है। तनु ध्यान देती है पर अब कोई आवाज नहीं आ रही होती। रिया और जूही दोनों तनु को बोलते हैं कि हम दोनों ने आवाज सुनी है, ऊपर पक्का कोई है। अब ये श्वेता को भी जगा देते हैं। ये लोग 5-6 मिनट तक ध्यान लगाकर सुनते हैं पर कोई आवाज नहीं आ रही होती। इनमें से श्वेता बहुत दबंग थी। वो बोलती है यार कब तक डाउटफुल रहोगे, चलो ऊपर चलकर देख ही लेते हैं। रिया और तनु काफी डरे हुए थे। वो दोनों मना करते हैं।
अगर कोई हुआ तो कोई चोर वगैरह भी तो हो सकता है। श्वेता बोलती है, मैंने डोर प्रॉपरली लॉक किया था, चोर कहाँ से आएगा। मैं जा रही हूँ देखने, तुम लोगों को आना हो तो आओ, नहीं तो मैं अकेले ही देख लूंगी। डरते डरते ये चारों श्वेता के पीछे आते हैं। जब वो देखते हैं तो डोर बाहर से प्रॉपरली लॉक था और मेन गेट भी लॉक था। फिर ये चारों ऊपर जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर खूब अंधेरा था, पर जैसा कि लैंडलॉर्ड ने बताया था कि सीढ़ियां टूटी हुई हैं, वहां पर वैसा कुछ भी नहीं था। टॉर्च की रोशनी से देखने पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई मरम्मत वगैरह का भी काम चल रहा है। ये लोग डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर डोर लॉक था। डोर का प्रॉपर लॉक जो लगा हुआ था वो भी था, और उसके अलावा वहां पर कुंडी में भी एक ताला लटका हुआ था। श्वेता इन तीनों को बोलती है, देखो डोर लॉक्ड है, ऊपर से बाहर से भी ताला लगा हुआ है, कहाँ से आएगा कोई अंदर। तनु कहती है, तुम लोगों का वहम होगा, मुझे भी कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। पर जूही और रिया ने ये आवाज प्रॉपरली सुनी थी। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, पर बिना कुछ कहे कहते हैं कि चलो, हो सकता है हमें वहम हुआ होगा, और वापस ये लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। रिया जूही से बोलती है, हो सकता है वहम ही हो यार, और ये दोनों भी अब इस बात को इग्नोर करके सो जाते हैं। इनका दूसरा दिन बिल्कुल सामान्य बीतता है, पर इस दिन इन लड़कियों के बीच में एक खिंचाव सा आ गया था, जहां पर श्वेता और तनु का एक गुट बन गया था और रिया और जूही का दूसरा गुट। रिया और जूही के चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था, पर श्वेता और तनु जो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि कुछ ऐसा हुआ है या इस फ्लैट में कुछ गलत है। शाम होते होते तक इन लोगों के बीच में बातचीत बहुत कम हो जाती है, और डिनर के बाद ये लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि असली रात तो अब शुरू हुई है। आधी रात को रिया की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। धीमी टूटी फूटी सिसकियां, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द में हो, जैसे कोई अंदर ही अंदर टूट रहा हो। वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी, शायद हॉल से या शायद घर के बाहर से, पर वो आवाज रिया को साफ सुनाई दे रही थी। रिया को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे दीवार से सटकर कोई बैठा हो और रोते रोते अब थक चुका हो। रिया धीमे से उठती है, सांसें थामे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होता, बस वो आवाज, और अब उसमें हल्की हल्की फूट फूट कर रोने की ध्वनि भी शामिल थी। रिया दरवाजे की कुंडी खोलती है। दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुलता है और एक ठंडी हवा का झोंका रिया से टकराता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिसकियां अब थोड़ी और साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर सिसकियों की आवाज अब उसे और साफ सुनाई दे रही थी, और उस आवाज का पीछा करते करते वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, वो आवाज और तेज होती जा रही थी, और उसको समझ आ रहा था कि ये आवाज ऊपर से ही आ रही है। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि जो दरवाजा प्रॉपरली लॉक था वो अब खुला पड़ा हुआ है। पता नहीं रिया किस सुध में थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था और उसे डर भी नहीं लग रहा था। वो उस आवाज को फॉलो करते करते डरते सहमते फ्लैट के अंदर प्रवेश करती है, और उसके कुछ देर बाद एक तेज भयानक चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठती है। ये चीख इतनी भयावह थी कि दीवारें तक कांप उठती हैं, और ये आवाज रिया के मुंह से निकली थी। अगले ही पल जूही की नींद टूटती है। वो घबरा कर उठकर बैठती है, और जैसे ही बगल में देखती है उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। रिया बिस्तर पर नहीं थी। उधर श्वेता और तनु भी अपने अपने कमरों से दौड़ती हुई बाहर निकलती हैं। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जूही भी कमरे से बाहर आती है और हाँफते हुए बोलती है, रिया बिस्तर पर नहीं है, वो कमरे में नहीं है। और सबकी आंखों में एक ही सवाल था कि रिया कहाँ गई। अब ये तीनों लड़कियां, जूही, श्वेता और तनु, रिया को फ्लैट में ढूंढती हैं, पर जब वो सामने देखती हैं तो दरवाजा खुला हुआ था। हिम्मत जुटाकर ये रिया को ढूंढने के लिए फ्लैट से बाहर निकलती हैं। जब ये लोग बाहर देखते हैं तो मेन गेट पर अभी भी लॉक था। एक ठंडी सिरन उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि रिया ऊपर गई है। बिना वक्त गवाए ये तीनों सीढ़ियों की ओर बढ़ती हैं। जूही ने अपने साथ एक टॉर्च ले रखी थी, और जैसे ही वो ऊपर की ओर चढ़ती हैं, उन्हें ऊपर वाले फ्लोर की एक दरार से टॉर्च की हल्की हल्की रोशनी झलकती हुई दिखाई देती है, जैसे जमीन पर टॉर्च पड़ी हो और वो हिल रही हो। डर और रहस्य की लहर इन तीनों को पूरी तरह जकड़ चुकी थी।
ये तीनों लड़कियां हड़बड़ाते हुए फ्लैट के अंदर दाखिल होती हैं। जैसे ही इन्होंने भीतर कदम रखा, एक भयानक सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। कमरे के कोने में दीवार के पास रिया बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे बर्फ में जमा दिया गया हो। उसकी आंखें एक टक दीवार की ओर जमी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए, बस वो दीवार को देखे जा रही थी। जूही घबराकर उसके पास जाती है। रिया, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आई? रिया, रिया उठो। श्वेता और तनु भी उसके इर्द गिर्द आ जाती हैं। सबकी आवाजों में चिंता और डर साफ झलक रहा था, लेकिन रिया कुछ नहीं बोल रही थी, एक शब्द भी नहीं। वो बस कांपे जा रही थी, इतनी तेज जैसे उसकी आत्मा तक कांप रही हो। और तभी जूही की नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है। रिया की हालत इतनी दयनीय थी कि वो डर के मारे खुद पर काबू खो चुकी थी और उसका यूरिन पास हो गया था। ये देखकर तीनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। अब ये कोई मामूली डर नहीं था। रिया ने कुछ ऐसा देखा था जो इंसानी समझ से परे था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर ये तीनों लड़कियां रिया को सहारा देकर नीचे फ्लैट में लेकर आती हैं। रिया अब भी कांप रही थी, उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें जिंदगी का कोई रंग नहीं बचा था। वो उसे सोफे पर बैठाते हैं। जूही उसके कपड़े बदलती है। श्वेता और तनु उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। उसकी जुबान जैसे जड़ गई थी। पूरी रात यूं ही बीत जाती है। एक भारी डर और चिंता में डूबी हुई रिया वहीं बैठी रही, कभी हिलती, कभी कांपती, और फिर धीरे धीरे उसे तेज बुखार चढ़ने लगा। सुबह होते ही ये तीनों लड़कियां अपना कॉलेज और जॉब साइड में रखकर छुट्टी लेती हैं और रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। डॉक्टर उसकी नब्ज देखता है, तापमान चेक करता है और कहता है कोई गंभीर समस्या नहीं लग रही, शायद वायरल या स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है, आराम करने दें, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। कुछ दवाइयां वगैरह लिखकर वो उसे घर जाने की सलाह देता है। पर तीनों लड़कियां जानती थीं कुछ तो है जो डॉक्टर नहीं समझ पा रहा। रिया को वापस घर लाया जाता है। रिया की हालत अब भी वैसे ही थी, चुप, शांत, एकदम खामोश। ना किसी से बात कर रही थी, ना किसी की बात का जवाब दे रही थी, बस खिड़की की तरफ लगातार देखती रहती थी। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। डर, तनाव और एक अजीब सी बेचैनी जो पूरे फ्लैट में फैल गई थी। लेकिन जरूरत थी रिया की देखभाल की। इस जिम्मेदारी को जूही उठाती है, क्योंकि रिया उसकी रूममेट थी और उससे सबसे ज्यादा जुड़ी भी हुई थी। जूही रिया के लिए दवा देती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन हर पल यही सोचती रहती है कि आखिर रात में ऊपर वाले फ्लैट में ऐसा क्या हुआ था। रिया की हालत ने जहां एक तरफ सब कुछ चिंता में डाल दिया था, वहीं अब डर ने भी घर के माहौल को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सबके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था। मकान मालिक ने तो साफ मना किया था ऊपर जाने से, अगर उसे पता चल गया तो। तभी तनु धीमी आवाज में कहती है, याद है जब हम पहली बार ऊपर गए थे तब वो दरवाजा बंद था, हमने ताला भी चेक किया था, ठीक से बंद था, बिल्कुल नहीं खुल रहा था। श्वेता भी सोच में पड़ गई। हाँ, वो दरवाजा किसी भी हालत में खुल तो नहीं ही रहा था, तो फिर उस रात रिया वहां कैसे पहुंच गई? और सबसे बड़ी बात, वो दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? रिया के पास तो कोई चाबी वगैरह थी नहीं, ना ही रिया में इतना दम था कि उसने वो ताला तोड़ दिया हो। अब इन सवालों की एक लंबी कड़ी बन चुकी थी। क्या रिया ने दरवाजा खुद खोला था? अगर नहीं तो क्या दरवाजा किसी ने या कुछ कैसे खुला? और क्या रिया को किसी ने ऊपर बुलाया था? इन सब के बीच एक बात अब साफ होती जा रही थी, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस फ्लैट में कुछ ऐसा था जिसे नजरें नहीं देख पा रही थी, पर उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस की जा सकती थी। और अब रिया सिर्फ बीमार नहीं थी, वो किसी और ही दुनिया के सन्नाटे से होकर लौटी थी। श्वेता डिसाइड करती है कि वो ऊपर जाकर चेक करेगी कि आखिर रिया के साथ ऐसा क्या हुआ, उसने ऐसा क्या देखा, ऊपर क्या है। करीब 2-3 दिन बीत चुके थे और रिया की हालत वैसे की वैसी ही थी। ये सब आपस में बात करती रहती कि पता नहीं क्या हुआ ऊपर। ये लोग डरे भी हुए थे कि मकान मालिक ने मना किया था, फिर भी रिया ऊपर गई। इस वजह से इसके बारे में इन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की थी। पर रिया की हालत ठीक नहीं हो रही थी और ये लोग आपस में बात करते रहते हैं। और फाइनली एक दोपहर श्वेता डिसाइड करती है कि वो ऊपर जाकर चेक करेगी कि आखिर रिया के साथ ऐसा क्या हुआ था, उसने वहाँ क्या देखा था। दोपहर के करीब 2-2:30 बजे का समय था। श्वेता ऊपर जाती है और तनु भी उसका साथ देती है।
जैसे ही श्वेता और तनु ऊपर वाले फ्लैट में दाखिल होती हैं, उनकी नज़र सबसे पहले दरवाजे पर जाती है, जो अब भी वैसे ही खुला पड़ा था जैसे उस रात खुला मिला था। दोनों एक गहरी सांस लेकर भीतर कदम रखती हैं। कमरे में अब भी वही अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे दीवारों में कोई पुराना डर कैद हो। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ती हैं, वो देखती हैं कि फ्लैट के 2 कमरे हैं। पहला कमरा पूरी तरह से बंद है और ताला लगा हुआ है। श्वेता थोड़ा झुककर ताले को देखती है। ताला मजबूत था और नया सा लग रहा था। तनु कहती है, लगता है जानबूझकर इसे लॉक किया गया है, किसी चीज़ को छुपाने के लिए। फिर वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती हैं और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती हैं, उनकी रूह कांप जाती है। कमरे के बाहर लगे ताले पर कई धागे, मौलियाँ, नींबू मिर्च जैसी चीज़ें लिपटी हुई थीं। कुछ तो पुराने थे और कुछ ऐसे थे जैसे अभी हाल ही में बांधे गए हों। श्वेता फुसफुसाई, ये ताले की सुरक्षा नहीं है तनु, ये किसी बंद चीज को बांधने की कोशिश है। तनु की आवाज कांपने लगी। लगता है किसी ने यहाँ कुछ कैद कर रखा है और वो चीज अब भी यहीं है। उन दोनों को कमरे के पास खड़े होते ही एक भारीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे हवा वहां रुक गई हो और दीवारें सांस ले रही हों। और तभी अंदर से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजे के पास आया हो या फिर अंदर कोई हो जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अभी श्वेता और तनु उस रहस्यमय कमरे के सामने खड़ी थीं। धागों और मौलियों से लिपटा ताला जैसे एक अदृश्य चेतावनी दे रहा था, यहाँ मत रुको। और तभी उनके सामने ही ताले की सांकल खुद ब खुद घूमती है और दरवाज़ा 1 इंच फिर 2 इंच धीरे से खुल जाता है। तनु की सांसें रुक जाती हैं। श्वेता का चेहरा पीला पड़ जाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और बिना कुछ कहे दोनों उल्टे कदमों से मुड़ती हैं और फिर पूरी ताकत से सीढ़ियां उतरती हैं। अपने फ्लैट के अंदर पहुंचते ही वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती हैं और कुंडी लगा देती हैं। भीतर घुसते ही दोनों की सांसें तेज़ चल रही थीं। तनु दीवार से टिककर फिसल जाती है और धीरे से बोलती है, वो खुद खुला था ना श्वेता, किसी ने खोला नहीं था। श्वेता जो इतनी दबंग थी, अब वो भी कांप रही थी और कांपती हुई आवाज़ में वो भी यही कह रही थी, वो कोई था उस कमरे में, हमें देख रहा था, मैं महसूस कर सकती हूँ और अब शायद वो बाहर आ गया है। तभी रिया के दूसरे कमरे से बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। रिया रोते हुए बोल रही थी, मैंने वहाँ उस लड़की को देखा, वो सबको मार डालेगी, हम सबको मार डालेगी। रिया के रोने की आवाज़ सुनकर श्वेता और तनु भी जल्दी से उसके कमरे में पहुंचती हैं। जूही पहले से ही वहां होती है और घबराई हुई रिया से पूछ रही होती है, रिया कौन मार डालेगा, तुम किसकी बात कर रही हो? रिया कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, वो लड़की, मैंने उसे ऊपर देखा था, उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे वो अब भी उसी डर को देख रही हो। आगे वो बोलती है, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत गुस्से में है, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है, वो हमें छोड़ेगी नहीं। और फिर रिया सबको बताती है कैसे उस रात में किसी के रोने की सिसकियों भरी आवाज़ उसे सुनाई दी थी। वो आगे कहती है, मैंने पहले सोचा शायद मेरी नींद टूट गई है, पर रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। कोई धीरे धीरे रो रहा था, जैसे बहुत दर्द में हो। मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते ऊपर पहुंची। फ्लैट का दरवाज़ा अपने आप खुला पड़ा था और जब मैं अंदर गई तो वहाँ एक कोना था। रिया की आंखें ये सब बताते हुए अब भी डरी हुई थी। वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मैंने वहाँ एक लड़की को देखा, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और वो ज़मीन पर बैठी थी, रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। और फिर उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी वो आंखें इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो इंसान हो ही नहीं। और तभी मैं चिल्लाई और फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, बस एक डर जो अब सबके दिल में घर कर चुका था। तभी जूही गुस्से और डर से कांपती हुई बोलती है, इस घर में पक्का कुछ गलत है, कुछ बहुत ही गड़बड़ है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो सबकी तरफ देखते हुए कहती है, हम मकान मालिक से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि हमारा डिपॉजिट वापस करे और उसके बाद हम ये घर छोड़ देंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तनु भी सहमते हुए बोलती है, हाँ मैं भी अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। श्वेता थोड़ा चुप रहती है, लेकिन वो भी जान चुकी थी कि अब मामला सिर्फ डर का नहीं रहा, अब कुछ ऐसा है जो इन सबकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है।
रिया चुपचाप कोने में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी जो उसने देखा वो अब इन सब का पीछा नहीं छोड़ेगा। और अब सबका इरादा एक ही था, इस जगह से जल्द निकलना। पर क्या ये जगह इतनी आसानी से उन्हें जाने देगी? तभी एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे में छा जाता है। रिया की आंखें अचानक पलट जाती हैं, पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। सब उसे हैरानी से देख ही रहे होते हैं कि तभी वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। एक भयानक खौफनाक हंसी जो किसी और की लग रही थी। जूही डर के मारे चीख उठती है, रिया रिया ये क्या हो रहा है तुम्हें? लेकिन रिया की आवाज अब उसकी नहीं थी, वो भारी गूंजती हुई एक अलग ही आत्मा की थी। रिया हंसते हुए बोलती है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उसका शरीर अजीब ढंग से अकड़ने लगता है, उसकी उंगलियां मुड़ रही थी, गर्दन एक तरफ झुकी हुई जैसे कोई और उसके अंदर समा गया हो। तनु कांपते हुए पीछे हटती है, ये रिया नहीं है, ये कोई और है। श्वेता का गला सूख गया था और अब सबको यकीन हो चुका था, वो आत्मा जो ऊपर कैद थी अब रिया के जरिए उनके बीच आ चुकी है। रिया को उस हालत में देखकर सारी लड़कियां पूरी तरह घबरा जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे रिया को संभालें। कमरे का माहौल बेहद डरावना हो चुका था। रिया अब भी जोर जोर से हंसे जा रही थी, उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा एकदम बदल चुका था, जैसे वो अब इंसान रही ही ना हो। डर से कांपती हुई लड़कियों को अब बस एक ही चीज याद आती है, भगवान। और तभी श्वेता और तनु डर के मारे रोते हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो लगातार पाठ किए जा रही थी। रिया का शरीर जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे किसी चीज को सहन नहीं कर पा रहा हो। जैसे जैसे जाप तेज होता है, रिया की हंसी धीरे धीरे थमती है, उसका शरीर कांपता है और फिर वो एक झटका खाकर जमीन पर गिर जाती है, बेहोश। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है। श्वेता रोते हुए बोलती है, वो कुछ था रिया के अंदर, कुछ आ गया था। जूही फूट फूट कर रो रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया था, ये मकान सिर्फ पुराना नहीं, ये एक रहस्य, एक श्राप और अपने भीतर बहुत सारे राज छुपाए बैठा था। रिया के बेहोश होते ही आनन फानन में जूही तुरंत अपना मोबाइल उठाती है और रिया के घर पर फोन लगाती है। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आवाज रोने से भरी हुई थी। फोन उठते ही जूही घबराई हुई आवाज में बोलती है, हेलो आंटी, मैं जूही बोल रही हूँ, रिया की रूममेट। आंटी प्लीज घबराइए मत, लेकिन रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ बहुत अजीब हुआ है, बहुत डरावना। वो और कुछ समझा भी नहीं पाती, बस कहती है, प्लीज आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। फोन के उस पार रिया की माँ हक्का बक्का रह जाती हैं। जूही ने उन्हें साफ साफ कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब बात सिर्फ 4 लड़कियों की नहीं रही थी, अब रिया का परिवार भी इस रहस्य की उलझन में जुड़ने वाला था। रिया के पेरेंट्स लगभग 2.5 घंटे के अंदर फ्लैट में पहुंच जाते हैं। रिया की माँ उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पापा तुरंत उसके पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगते हैं। रिया अब भी बेहोश थी, उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो किसी गहरे डर में डूबी हुई लग रही थी। उधर श्वेता ने इस बीच मकान मालिक को भी फोन कर दिया था। फोन उठते ही श्वेता ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर प्लीज आप तुरंत फ्लैट पे आइए, रिया की हालत बहुत खराब है और हमें लगता है कि ऊपर बहुत कुछ गड़बड़ है। लेकिन मकान मालिक का लहजा पूरी तरह बेरुखा और टाल मटोल भरा था। वो गुस्से में कहता है, तुम लोग ऊपर गए थे ना, मैंने साफ मना किया था, वो फ्लोर लॉक था, बंद था, फिर भी तुम लोग वहां क्यों गए? श्वेता गुस्से में आकर बोलती है, सर वो दरवाजा खुला हुआ था और रिया को वहां से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। आप हमें ये मत बताइए कि हमने क्या किया, हमें ये बताइए कि वहां है क्या। मकान मालिक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं उस फ्लोर पर नहीं आता और ना ही किसी को जाने देता हूँ। वो फ्लोर कई सालों से बंद पड़ा है, अगर तुम लोग ऊपर गए हो तो अब जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। श्वेता की रूह कांप जाती है। अब ये साफ हो चुका था, मकान मालिक कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो इस फ्लैट की दीवारों के पीछे दफन था, और रिया शायद अब उस सच्चाई की चपेट में आ चुकी थी। श्वेता बहुत गुस्से में थी। उसने कांपती हुई आवाज में लेकिन पूरे तेवर के साथ फोन पर मकान मालिक से कहा, देखिए सर, हम अब इस फ्लैट में एक पल भी नहीं रुकना चाहते। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम सब बुरी तरह डर चुके हैं। आप हमारा डिपॉजिट वापस कीजिए, हम आज ही फ्लैट खाली कर देंगे। दूसरी तरफ से मकान मालिक का रवैया और भी ज्यादा घिनौना हो गया। वो ठंडे लहजे में बोला,
डिपॉजिट वापस? हाँ, मैं तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ऊपर मत जाना। अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो भुगतो। श्वेता चौंक कर बोली, मतलब आप जानते थे कि वहां कुछ है, फिर भी आपने हमें बताया क्यों नहीं? मकान मालिक गुस्से में चीखता है, चुप रहो। अब अगर ज्यादा बोली तो मैं तुम लोगों पर ट्रेस पासिंग का केस कर दूंगा। दरवाजा बंद था, तुम लोगों ने ताला तोड़ा है, और खबरदार जो मुझे दोबारा फोन किया। और ये बोलकर वो फोन काट देता है। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था, सबकी आंखें फटी रह गईं। अब ये सिर्फ डरावना अनुभव नहीं था, अब ये कानूनी और मानसिक शोषण भी बन चुका था। जूही रोते हुए बोली, वो हमें फंसा रहा है। उसने सब कुछ पहले से पता होने के बावजूद भी हमें यहाँ रखा। वो जानता था सब। ये सब कुछ रिया के पेरेंट्स के फ्लैट में आने से पहले हुआ था। जब रिया के पेरेंट्स फ्लैट में पहुंचते हैं तो श्वेता, जूही और तनु मिलकर उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं। कैसे रिया को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और वो कैसे ऊपर वाले फ्लोर पर गई, कैसे उन्होंने वहां धागों और मौलियों से बंधा एक कमरा देखा, और फिर रिया को कैसे अजीब सा दौरा पड़ा। और सबसे जरूरी बात, मकान मालिक का बेरुखा रवैया और धमकी भरा व्यवहार। ये सब सुनकर रिया के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दहाड़ते हैं, ये आदमी हमें इस हालत में भी धमकी दे रहा है, हमारी बेटी की जान पर बनाई है। रिया की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब भी अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत डरी हुई थी। रिया अब भी बेहोश थी, उसकी सांसें चल रही थी, पर चेहरा पसीने से भीगा था, शरीर कांप रहा था। पल भर में सब एकमत हो जाते हैं, अब और देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले रिया को अस्पताल ले जाना जरूरी है। रिया के पापा बिना समय गवाए जूही और श्वेता की मदद से उसे गोद में उठाते हैं। सब लोग एक साथ मिलकर उसे कार में बैठाते हैं और अस्पताल की ओर रवाना हो जाते हैं। अब डर सिर्फ मन में नहीं था, अब बात जान की हो चुकी थी। रिया हॉस्पिटल के बेड पे बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी घबराहट की परछाई थी और मशीनें उसकी नब्ज की हलचल पर नजर रख रही थी। रिया की मां बगल में बैठकर उसका हाथ थाम के रो रही थी। जूही, श्वेता और तनु थोड़ी दूरी पर बैठे थे। सबकी आंखों में डर और थकान दोनों थे। डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पा रहे थे और रिया को होश नहीं आ रहा था। इसी बीच रिया के पापा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो वेटिंग एरिया में जाकर अपने मोबाइल से मकान मालिक को कॉल करते हैं। फोन उठाते ही उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, सुन, तू हमें ट्रेस पासिंग की धमकी देता है, तू हमें केस की धमकी देता है। तेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में है और तू हमें डरा रहा है। मकान मालिक कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन रिया के पापा बीच में ही काट देते हैं। अब पुलिस को तू नहीं, मैं बुलाऊंगा। तेरी हर बात रिकॉर्ड कर रखी है मैंने। पुलिस तुझसे खुद पूछेगी कि ऊपर का वो कमरा तूने क्यों बंद किया था, क्यों उसमें मौलियां और धागे बांधे हुए थे, और तूने क्यों इन लड़कियों को अपना फ्लैट किराए पे दिया जब तेरे फ्लैट में इतनी मुसीबत थी। अब तुझे कानून देखेगा और मेरी बेटी को जो कुछ हुआ है उसकी एक एक वजह सामने लाऊंगा। ये कहकर रिया के पापा ने गुस्से में फोन काट दिया। अब मामला सिर्फ एक डरावनी घटना का नहीं रहा था, अब एक सच्चाई को सामने लाने की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक रिया के पापा के फोन पर कॉल वापस आता है, उसी मकान मालिक का। इस बार उसकी आवाज में घबराहट और मजबूरी दोनों साफ झलक रही थी। वो कहता है, ठीक है, आप लोग अपना डिपॉजिट वापस ले लो और फ्लैट आज ही खाली कर दो, लेकिन एक बात साफ है, मैंने इन लड़कियों को पहले ही मना किया था ऊपर जाने से। ये अपनी मर्जी से ऊपर गई थी। अब जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रिया के पापा ने गहरी सांस ली और बेहद सख्त लहजे में कहा, तू अपनी सफाई अपने पास रख। हम आज ही घर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये मामला यही नहीं रुकेगा। जो भी तूने छुपाया है वो सब बाहर आएगा, जिसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये कह के उन्होंने फिर से फोन काट दिया। कमरे में फिर से एक गहरी खामोशी छा गई। अब मकान मालिक तो डर के मारे पीछे हट गया था, पर जो कुछ हुआ था वो अब इन चारों लड़कियों और रिया के परिवार के जहन में एक डरावनी गुत्थी बनकर बैठ चुका था। तनु धीरे स्वर में बोली, अब हमें उस आत्मा की सच्चाई ही जाननी पड़ेगी, शायद तभी रिया ठीक हो पाएगी। रिया के पापा की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उससे कई ज्यादा फिक्र थी अपनी बेटी के लिए। रिया हॉस्पिटल के बेड पे बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर की परछाई अब भी साफ दिख रही थी। मशीनों के बीप और दवाइयों की महक के बीच उसका कांपता हुआ शरीर एक डरावनी कहानी सुना रहा था। रिया के पापा ने गहरी सांस ली और अपने आप से जैसे ये फैसला किया, इस वक्त मेरी लड़ाई मकान मालिक से नहीं बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी से है। पहले से घर लेकर जाना जरूरी है। उन्होंने डॉक्टर से बात की।
डॉक्टर ने कहा रिया को अब घर पर ही आराम की जरूरत है। उसकी हालत में सुधार तो है, लेकिन मानसिक रूप से वो अब भी किसी गहरे आघात में है। रिया के पापा ने फैसला लिया, अब हम इस शहर में नहीं रुकेंगे। रिया को हम अभी के अभी अपने साथ घर लेकर जा रहे हैं, जहां वो अपने लोगों के बीच रहेगी और सुरक्षित महसूस करेगी। जूही, श्वेता, तनु भी अब इस फैसले से सहमत थी। ये सब लोग सबसे पहले एक साथ घर गए। रिया के पापा मम्मी भी उनके साथ गए। इन लड़कियों ने अपना अपना सामान पैक करना शुरू किया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अब सबके मन में एक ही बात थी, ये कहानी अब भी अधूरी है। सारी लड़कियों ने चुपचाप अपना सामान पैक किया। वो कमरा, वो गलियां और वो ऊपर की मंजिल अब सिर्फ डर की यादें बन चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, सख्ते, थकान और राहत का अजीब मिला जुला एहसास। कुछ घंटों बाद एक टेम्पो ट्रैवल आता है। ड्राइवर के साथ एक आदमी आता है जिसे मकान मालिक ने भेजा था। वो कहता है, साहब ने कहा है डिपॉजिट वापस कर देना और चाबियां मुझे दे दो। पर मकान मालिक अब भी वहां खुद नहीं आया था। वो उस घर में कदम रखने को तैयार ही नहीं था। लड़कियां एक एक करके अपना सामान लोड करती हैं। घर के बाहर खड़ी जूही पीछे मुड़कर आखिरी बार उस फ्लैट को देखती है, जहां उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातें गुजरी थी। इन लड़कियों को टेम्पो ट्रैवल बस स्टैंड ड्रॉप कर देता है और रिया के पेरेंट्स उसे सीधे अपने शहर, अपने घर ले जाते हैं। उनकी एक ही प्राथमिकता थी, रिया की सुरक्षा, उसकी मानसिक स्थिति और उसका इलाज। जूही, श्वेता और तनु भी अब अपने अपने घरों को निकल जाती हैं। उन सबके बीच अब भी एक अनकहा रिश्ता जुड़ चुका था, एक ऐसा सच जो उन्होंने साथ जिया था और जो शायद उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। घर पहुंचने के बाद तीनों लड़कियां, जूही, श्वेता और तनु, जब अपने अपने घर वालों से मिली तो फूट फूट कर रो पड़ी। वो सब जो उन्होंने उस फ्लैट में सहा था, वो सिसकियां, वो चीखें, वो आत्मा की मौजूदगी अब डरावनी यादें नहीं, एक सच्चाई बन चुकी थी। उनके माता पिता भी दंग रह गए ये सब सुन के। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, एक पढ़ाई के लिए या जॉब करने के लिए लिया गया फ्लैट एक भयानक अनुभव बनकर उनकी जिंदगी में उतर जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर उन सबके मन में पहला ख्याल रिया का ही था। जूही ने सबसे पहले कॉल किया, लेकिन द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली स्विच्ड ऑफ। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर से वही मैसेज। फिर श्वेता, तनु ने भी ट्राई किया। रिया का फोन बंद जा रहा था। सबसे चिंता की बात यह थी कि रिया के पापा का भी नंबर या तो बिजी जा रहा था या कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब घबराहट बढ़ने लगी थी। अभी तक ये लोग आपस में टच में थी। श्वेता की जब जूही से बात हुई तो उसने यही कहा कि रिया की हालत उस रात बहुत बिगड़ गई थी। अगर वो अब भी बोल नहीं रही या कुछ और, पता नहीं कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तनु भी इस चीज को लेके काफी परेशान थी और जूही का मन बहुत बेचैन था, क्योंकि रिया के सबसे ज्यादा क्लोज जूही ही थी। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे और जहां ये लड़कियां रोज एक दूसरे से बात करती थी, अब धीरे धीरे गैप आता जा रहा था। जूही अब भी हर सुबह रिया को कॉल करती थी। हर बार फोन बंद जाता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। श्वेता और तनु अब रिया का जिक्र भी नहीं करती थी, शायद डर के कारण या शायद खुद को उस डरावनी याद से दूर रखने के लिए। लेकिन जूही के लिए रिया सिर्फ एक रूममेट नहीं थी, वो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। और वो जानती थी कि रिया कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ हो गया है। 1-1.5 महीने बाद की बात है। एक सुबह जूही ने फिर से वही नंबर मिलाया और इस बार फोन उठ गया। जूही की सांस थम गई। फोन के उस पार धीमे से आवाज आई, हेलो। जूही कांपती हुई आवाज में बोली, आप रिया के पापा है ना? मैं जूही बोल रही हूँ। कैसी है रिया? वो अब कैसी है? कुछ पल की खामोशी के बाद एक टूटी हुई आवाज आई, रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। जूही के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या हुआ अंकल? रिया के पापा बोले, वो तब से कुछ बोलती नहीं थी, बस दीवारों को घूरती रहती थी, कभी चीखती, कभी रोती और कभी हंसती थी अकेले। हमने डॉक्टर, पंडित, बाबा सबको दिखाया, पर वो किसी और की हो चुकी थी और एक दिन रात को उसने अपने कमरे में खुद को खत्म कर लिया। जूही फूट फूट कर रो पड़ी। उसके कानों में आज भी रिया की वो चीख गूंज रही थी, वो लड़की सबको मार डालेगी। रिया के पापा से बात करने के बाद जूही पूरी तरह से टूट गई थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ फोन पर नहीं बैठेगी। उसने रिया के घर जाने का फैसला किया। वो रिया के पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। अगली सुबह जूही ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे रिया के घर जाना है, जो कुछ हुआ है मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। उसकी माँ पहले तो डर गई, लेकिन जूही की जिद के आगे झुक गई। एक पूरी रात का सफर करके जूही और उसकी माँ रिया के घर पहुंचे।
जब वो रिया के घर पहुंचे तो रिया के पापा उन्हें दरवाजे पर ही मिले, थके हुए, टूटे हुए और उदास। उन्होंने जूही को अंदर बुलाया। जूही ने जब घर के अंदर कदम रखा तो एक अजीब सी ठंडक और खामोशी का एहसास हुआ, जैसे घर में कोई सांस नहीं ले रहा हो, जैसे घर उजड़ सा गया हो। रिया की माँ बहुत कमजोर हो गई थी, उनकी आंखें अब भी रो रो कर लाल थी। जूही ने रिया की माँ को गले से लगा लिया। दोनों आपस में बहुत रोए। फिर थोड़ी तसल्ली देने के बाद जूही ने रिया की माँ से पूछा, आंटी, रिया ने ऐसा क्यों किया? तो रिया की माँ ने कांपते हुए एक बात बताई, एक सच जो अभी तक किसी को नहीं बताया गया था। रिया के निधन के कुछ दिन बाद उसके पापा के दिल में अब भी एक बात चुभ रही थी। वो मकान मालिक जिसने उस फ्लैट में लड़कियों को ठहराया, जबकि वो जानता था कि वहां कुछ गलत है। क्यों नहीं रोका उसने? क्यों नहीं बताई सच्चाई? रिया के पापा ने तय किया कि वो वहां जाकर ही पता करेंगे कि वहां पर था क्या। वो खुद गए मकान मालिक के घर, गुस्से से भरे हुए, सवालों के तूफान लिए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। रिया के पापा बोले, मैं उस मकान मालिक से मिलने आया हूँ जिसका फ्लैट हमारी बेटी ने किराए पर लिया था। मुझे उससे बात करनी है, बहुत जरूरी है। महिला कुछ पल तक चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, आप शायद नहीं जानते, आपके घर छोड़ने के सिर्फ 5 दिन बाद वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। रिया के पापा स्तब्ध रह गए। महिला ने बताया कि 5 दिन बाद अचानक मकान मालिक की तबीयत बिगड़ गई। वो कुछ बड़बड़ाता रहता, चीखता था, रातों को नींद में चिल्लाता था। वो आ गई, उसने कहा था कि वो सबको ले जाएगी, और फिर एक सुबह वो अपने ही घर पर मृत पाए गए। चेहरे पे ऐसा डर का भाव था जैसे उन्होंने मौत को सामने खड़े देख लिया हो। ये सुन के रिया के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अब लगने लगा था कि जो कुछ उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी साजिश का नहीं, एक पुराने और भयानक श्राप का हिस्सा था। मकान मालिक के घर से रिया के पापा को कुछ ज्यादा तो नहीं पता चला, बस एक अजीब सी बात, मकान मालिक की मौत डर के साये में हुई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसा क्या था उस घर में जो मेरी बेटी को निगल गया? अब उन्होंने मकान मालिक के मोहल्ले और उस घर के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। कुछ लोग चुप हो गए और कुछ ने कहा, हम कुछ नहीं जानते साहब, आप बस उस घर से दूर ही रहना। पर कुछ बुजुर्गों ने धीरे से पुराना राज खोला। एक बुजुर्ग ने बताया, वो मकान पहले किसी और का था, एक परिवार यहाँ रहता था। वहाँ माँ, पिता और उनकी जवान बेटी। लड़की बहुत सीधी सादी थी, पर मकान मालिक की उस पर बुरी नजर थी। कहा जाता है एक रात वो लड़की अचानक गायब हो गई। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट की, बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और फिर कुछ हफ्तों बाद लोगों ने उसी फ्लैट की पानी की टंकी से उसकी सड़ी गली लाश की बदबू महसूस की। रिया के पापा का दिल कांप गया। उन्होंने पूछा, क्या कोई गिरफ्तार हुआ? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं। मकान मालिक ने कहा कि लड़की डिप्रेशन में थी और उसने खुदकुशी की। पुलिस ने भी केस बंद कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके परिवार ने भी इस केस में ज्यादा जागरूकता नहीं दिखाई। और कुछ समय बाद वो परिवार भी ये घर छोड़ के चला गया। पर कोई नहीं जानता था कि उसकी आत्मा वहीं रह गई थी, क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला था। अब रिया के पापा को समझ आ गया था। रिया ने उस आत्मा को देखा था जो इंसाफ मांग रही थी और जो किसी को छोड़ने वाली नहीं थी। रिया के पापा को अब सारे टुकड़े जुड़ते नजर आ रहे थे। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि उस घर में कोई आत्मा थी जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और जिसने अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पाई थी। लेकिन एक सवाल अब भी उनके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, उस आत्मा ने रिया को ही क्यों चुना? क्यों वही उसकी पहली शिकार बनी? कई लोगों का ये भी मानना था वहां पर कि मकान मालिक बहुत पैसे वाला था। शायद उसने पैसे देकर उस लड़की के परिवार का मुंह बंद कर दिया और केस अपने आप बंद हो गया। पर कहीं ना कहीं उस लड़की के गायब होने के पीछे और उसकी मौत के पीछे बहुत बड़ा कारण वो मकान मालिक ही था। ये घटना घटित हो गई। वो मकान मालिक पहले ही वो घर छोड़ के जा चुका था। उसने तंत्र मंत्र करके शायद उस दरवाजे को भी बंद करवा दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो दरवाजा अपने आप खुला। यह शायद रिया ने अनजाने में उस दरवाजे को खोल दिया, शायद किसी इन्फ्लुएंस में आकर जो उसे याद ना हो। कोई नहीं जानता कि वो दरवाजा कैसे खुला था। ये सारी कहानी जानने के बाद जूही को बहुत सदमा लगा। जूही ने श्वेता और तनु के साथ बात करने की भी कोशिश की, पर उन्होंने अपना नंबर बदल लिया था और पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने जूही के साथ उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं रखा। आपस में श्वेता और तनु का भी कोई कांटेक्ट था या नहीं, ये भी जूही को नहीं पता। उसके बाद उन्होंने जूही से बात करने की कोशिश कभी नहीं की। 6-8 महीने बाद जूही वापस से पुणे आ गई।
इस बार नौकरी के सिलसिले में। उसने नई जिंदगी की शुरुआत की। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया और जूही वहीं पुणे में सेटल हो गई। वहीं उसकी शादी भी हो गई। वो अब भी कभी कभी उस रात को याद करती है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो घर जिसने उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातें देखी थी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो 2 स्टोरी बिल्डिंग जहाँ कभी एक आत्मा भटकती थी अब उसे डिमोलिश कर दिया गया है। उस जगह पर अब एक नई चमचमाती इमारत खड़ी है। किसी बिल्डर ने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और आसपास की जगहें खरीदने के बाद उस पूरी जगह पर एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। पर जूही का ये मानना है जगह भले ही बदल जाती है पर जो वहाँ बीतता है वो जमीन के नीचे कहीं हमेशा जिंदा रहता है। मैं आज भी उस कॉम्प्लेक्स के पास से गुजरती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मुझे पता है किसी की सिसकियाँ उस जमीन में अब भी दबी हुई हैं। दर्द भरे एहसास के साथ रिया ने ये कहानी खुद हमारे साथ शेयर की है। इस कहानी में जो सबसे अजीब बात दफन हो गई वो ये थी कि जब उस लड़की की डेड बॉडी उस पानी की टंकी में मिली थी तो फिर मकान मालिक ने उस ऊपर वाले फ्लैट को क्यों बंद किया था और उसमें पर्टिकुलरली एक ही रूम में ऐसे ताबीज वगैरह या मौलियों से ताले क्यों लगवाए थे। उस कमरे में ऐसा क्या था जिस लड़की की आत्मा ने रिया पर अटैक किया था? क्या वो सेम वही लड़की थी या कुछ और, या कोई और राज दफन था जिसको कोई नहीं जानता? ये सारे राज मकान मालिक की मृत्यु के साथ ये एक रहस्य बन के रह गए। दुख की बात तो ये थी कि जो भी कुछ वहां पर था वो रिया को अपने साथ ही लेकर चला गया। हम जब भी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं तो कभी उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करते। स्पेशली इन सब चीज़ों के बारे में तो कभी कोई पता ही नहीं करता। और कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के हादसों का शिकार हो जाते हैं। मैं तो आपसे बस यही कहूँगी कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर लें या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो उस जगह के बारे में पहले से ही जांच पड़ताल कर लें। आजकल के ज़माने में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपके पास भी आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो सामने दिए हुए मेल आईडी पर आप अपना एक्सपीरियंस, अपना इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपकी भी कहानी नरेट करूँगी। जाने से पहले फिर से आपको याद दिलाती हूँ कि अब पैरानॉर्मल पिरामिड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है। वहाँ भी अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।